गजेंद्र, ये लोग कह रहे थे कि वो तो आज से छुट्टी पे है, आप तो आए हो। ये मुझे अभी बताया इन लोगों ने। ठीक है, देखो ये आपका डेटा है। अब दो फंक्शंस हमने पढ़े थे, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस जो है वो कैसे काम करता है, तो स्प्लाइस आपके लिए एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है। ठीक है, स्प्लाइस का मतलब है उसका एक टुकड़ा निकाल रहे हो आप, तो एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है आपको स्प्लाइस। और स्लाइस क्या करता है, सॉरी, ये न्यू एरे क्रिएट करके देता है आपको, और ये एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट कर देता है, और ये आपको न्यू एरे क्रिएट करके देता है। तो जैसे हमने बोल दिया, वेरिएबल डी इक्वल्स टू नेम्स डॉट स्लाइस 1,2। 1,2 मतलब इस एक को उठाओ, ठीक है, और इसका क्या बना देना है हम लोगों को, एक नया एरे बना देना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को उठा के आपने एक नया एरे बना दिया इधर। अब अगर आपने यहां पर 1,3 लिखा होता, तो इसका मतलब है इसको और इसको, इन दोनों का क्या करना है, एक नया एरे बनाना है आपको। ठीक है, ये और ये दोनों उठा के एक नया एरे बनाकर देना है। इस केस में एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कुछ नहीं होने वाला है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो एज इट इज रहेगा और नया एरे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका स्लाइस है। स्लाइस का मतलब होता है एक नया टुकड़ा निकाल, मतलब एक टुकड़ा अंदर से निकाल दिया आपने। बट अगर मैं स्प्लाइस की बात करता हूं, तो जब मैं यहां लिखूंगा नेम्स डॉट स्प्लाइस, और इसमें मैंने दे दिया 1,4, इसका मतलब एक से शुरू होकर आगे के चार जो है उन सबको यहां से स्प्लाइस कर दो। इसका मतलब डिलीट करवा दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, वन से, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर आगे के चारों को यहां से उड़ा दिया, तो बचा क्या, सिर्फ फर्स्ट जो यहां पर आ गया। ठीक है, अगर आप 3 को करते हो तो 1,2, मतलब कि यहां से लेकर फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को डिलीट कर देना है। तो बचेगा क्या, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? क्या चीज? हाँ, जैसे एग्जांपल, क्या कोड क्या लिखना है वो बताओ। ठीक है, ये उसी की कॉपी रिटर्न करेगा। ये किया ना आपने नेम्स, ये देखो कॉपी है ना, सब कुछ हटा देता हूँ, ये इसकी कॉपी प्रिंट हो रही है। अगर इसका नाम हमने नेम रखा है तो प्रिंट नहीं होगा। दोनों में फर्क क्या है, नेम जो है ना वो एक रिजर्व वर्ड है। जब आप उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी एरे के अंदर असाइन करोगे तो आउटपुट अलग आएगा, बट नेम्स जब आपने लिखा ना, तब आपने एक एक्चुअली वेरिएबल बनाया है, तो एक अलग आउटपुट आएगा। तो आपने जो लिखा होगा ना वो नेम लिखा होगा, नेम्स नहीं होगा। देखना एक बार कोड वापस।
हाँ ठीक है, यहां तक समझ गए? ये स्प्लाइस और स्लाइस समझ में आ गया दोनों। स्प्लाइस क्या करता है, एग्जिस्टिंग को चेंज कर देता है, और स्लाइस क्या करता है, एक न्यू एरे बनाकर देता है। ठीक है, क्या हो गजेंद्र, आप इतने चौंके हुए क्यों? ये परसों समझाया था वही तो वापस समझा रहा हूँ, कुछ नया थोड़ी बता रहा हूँ आज। तो ये वीडियो देखो यार, ऐसे फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, कल से क्लास में ही पढ़ाऊंगा सब कुछ। देखो, ये एक आपका एरे है, उस एरे के ऊपर दो ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे ये एरे है, और इस एरे पे हम लोग पहला ऑपरेशन अगर स्लाइस कर रहे हैं, तो ये आपका ओरिजिनल एरे है। आपने क्या बोला, नेम्स डॉट स्लाइस, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक, यानी इन दोनों को उठाकर आपको क्या करना है, एक नया एरे बनाना है, और उस नए एरे को किस में डाल देना है, डी में डाल देना है। तो सबके इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 0, इसका 1 है, इसका 2 है, और इसका 3 है। तो 1,3 का मतलब ये है कि 1 और 2 इन दोनों को उठाओ और किस में डाल दो, डी में डाल दो, और कंसोल डॉट लॉग कर दो किसको, डी को। तो ये जो आपको दिख रहा है सेकंड और थर्ड, ये आपका एक नया एरे है जो इसमें से निकल के आया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? और उस केस में एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। देख लो ऐसे कैसे पढ़ा है, समझ गए? ये है स्लाइस का काम। बट जब आप स्प्लाइस करते हो, तो स्प्लाइस के केस में क्या होता है, स्प्लाइस के केस में ये आपका पूरा एक एरे, ठीक है, इस एरे के अंदर आपने बोला स्प्लाइस 1,3, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 3, 1, 2 और 3, ये तीनों को डिलीट कर देना है। तो यहां पर आएगा डिलीट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे एंड अपडेट। तो 1, 2 और 3 इन तीनों को यहां से हटा देना है। फर्स्ट और फिफ्थ ये दो जो है वो कहां बचेंगे, यहां पर बचेंगे। ये एग्जिस्टिंग एरे को ही अपडेट कर देता है स्प्लाइस, और स्लाइस क्या करता है, एग्जिस्टिंग एरे को नहीं छेड़ता और नया एरे बना देता है। समझ गए यहां तक? कोई शंका, समस्या, कंफ्यूजन? पक्का? चले नेक्स्ट। चलो, तो वापस आ जाते हैं इधर और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं पहले, जिसका नाम है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो देखो, कंट्रोल्ड कंपोनेंट का यहाँ जो सिंपल सा मतलब है वो है इनपुट टैग के साथ में। ठीक है, इनपुट टैग जब भी आप बनाते हो, तब आप इनपुट के अंदर अगर वैल्यू देते हो, समझ लो कि मैंने एक इनपुट बनाया और इस इनपुट में मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट लगाया है। ठीक है, ये इनपुट है और इस इनपुट में एक वैल्यू एट्रीब्यूट लगाया है। ये जो वैल्यू है वो मैंने इस इनपुट के पेरेंट एलिमेंट से, ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू है, या इसको ऐसे रखते हैं कि क्योंकि अंदर है, तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या होती है पता है ना, मतलब जो पहले से दिखना चाहिए उस इनपुट के अंदर, जो आपको इनपुट में पहले से दिखना चाहिए उस चीज को वैल्यू बोला जाता है। तो अगर मैंने ऐप कंपोनेंट से ऐप कंपोनेंट से इनपुट कंपोनेंट की वैल्यू को लिया हुआ है एज अ स्टेट, मतलब समझ लो इसका कोई स्टेट है। स्टेट किसका है, पेरेंट का। कौन से कंपोनेंट का स्टेट है, ऐप कंपोनेंट का। ऐप का चाइल्ड कौन है, इनपुट। ये जो स्टेट है, ये स्टेट अगर किसी इनपुट के लिए एज अ वैल्यू काम कर रहा है, वो स्टेट अगर किसी इनपुट के लिए एज अ वैल्यू काम कर रहा है, तो वो जो इनपुट है वो इनपुट एक कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। वापस से समझना अच्छे से, अगर पेरेंट का स्टेट चाइल्ड इनपुट के अंदर एज अ वैल्यू काम करता है, तो ये स्टेट क्या कहलाएगा, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। समझ में आ रही है यहां तक बात? इस चीज को कंट्रोल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इस इनपुट की वैल्यू को कंट्रोल कौन कर रहा है, पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट कंट्रोल कर रहा है। तो अगर इस इनपुट में चेंज करना हो तो स्टेट को ही चेंज कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। टेलविन तो आप लोगों को आती है सबको, मतलब थोड़ी बहुत तो आती है ना, कि यूज करूँ तो आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। टेलविन को रिएक्ट पे इंस्टॉल करना नहीं सिखाया ना अभी आपने। चलो छोड़ो, आप लोगों को दया रखाते हैं ऐसे, फिर आप लोग कोसोगे कि सर समझ ही नहीं आया। बूटस्ट्रैप ही लगा देता हूँ अभी तो। सीडीएन नहीं, बूटस्ट्रैप रिएक्ट में इंस्टॉल होती है। टेलविन सीएसएस को जो यूज करने का मतलब एक्चुअल सेंस है ना, वो रिएक्ट जेएस के साथ ही है। बाकी टेलविन सीएसएस को यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। मान लो कि आप समझो, जैसे समझो एक एग्जांपल है, ये एक साइड मेन्यू है और इसमें यहां पर आपके आइटम्स हैं ये सारे। तो इधर आप ऐसे लिखोगे, मतलब जो भी आपके आइटम्स है वो आपने लिखे इधर सारे। अब टेलविन से आप इसको बनाओगे कैसे, तो इसकी क्लास में पूरी सीएसएस का कोड लिखोगे, फिर इसकी क्लास में भी सेम वही कोड नीचे वापस से लिखोगे, फिर इसकी क्लास बनाओगे वही कोड वापस से लिखोगे। ऐसे ही होता है टेलविन के अंदर, क्योंकि टेलविन के अंदर टेलविन की अपनी बनी बनाई क्लासेस है। अगर आपको 5-6 इन पे लगाना है तो सब पे लगानी पड़ेगी बार बार। तो अब जब चेंज करना है तब सब पे चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे होता है ना। देखो चलो टेलविन इंस्टॉल करके बताता हूँ आपको क्यों रिएक्ट के साथ ही टेलविन बेस्ट है। तो tailwindcss.com पे जाना है, इधर डॉक्यूमेंटेशन का एक बटन दिख जाएगा, फ्रेमवर्क गाइड पे क्लिक कर दो और यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप तो ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो, तो ये दोनों कमांड को इग्नोर कर देना। फर्स्ट स्टेप इग्नोर कर दो। ठीक है, आपको कौन से स्टेप पे आ जाना है, सीधा सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप का जो कमांड है ना, वो दोनों कमांड वहां से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और एंटर दबा दो। वापस चला देंगे। डन। अब ये जब आपने कर लिया पहला स्टेप, ये वाला काम हो गया। जब आप ये करोगे तो अपने आप एक फाइल बन जाएगी tailwindconfig.js नाम की। यहां से कॉपी करके ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का कोड है ये इसके अंदर डाल दो। ठीक है, यहां से कॉपी किया और कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड था वो इसके अंदर डाल दिया अपन ने। नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो index.css बनी हुई है ना इसके अंदर, ये उड़ा दो पूरी। और इन्होंने कोड लिखा हुआ है देखो, ये 3 लाइन का, इसको कॉपी करो और index.css के अंदर डाल दो। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 2 कमांड चलाने हैं, npm install tailwind, फिर tailwind init। ये 2 कमांड चलाए, ये तो tailwind css को इंस्टॉल करेगा और ये tailwind css की इस फाइल को बनाएगा, ये जो config फाइल बनी हुई है ना। ठीक है, config फाइल के अंदर आप यहां से ये वाला पूरा कोड उठा के इधर डाल दोगे और index.css में आप ये वाला पूरा जो कोड है ये यहां से लाके इसके अंदर डाल दोगे। डन। फिर आप क्या करोगे, यहां से सिंपली tailwind css को स्टार्ट करोगे, मतलब सॉरी अपने रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करोगे, npm स्टार्ट। ठीक है, नाउ एरर नहीं है, वार्निंग है, दोनों में फर्क होता है। वार्निंग का मतलब है कि इसको जो चीज समझ नहीं आती, इसको लगता है गलत है। जैसे इसको की फ्रेम्स के बारे में पता है बट टेलविन के बारे में नहीं पता है, तो इसको ये सही लगता है, ये गलत लग रहा है। बट एक्चुअली ऐसा थोड़ी है, क्योंकि अभी आपने टेलविन सीएसएस इंस्टॉल कर लिया ना, तो ये भी सही चलेगा बट इसको लग रहा है कि गलत है। तो जो यहाँ पर आ रही है ना, उन वार्निंग की वजह से आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोड नहीं चलेगा। जब तक यहाँ एरर नहीं आती तब तक सब कुछ सही है, जब यहाँ एरर आएगी तब गड़बड़ है। मतलब ब्राउजर को समझ में आनी चाहिए ना अल्टीमेटली बात, तो ब्राउजर को समझ में आ गई तो फिर सब कुछ सही है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ मैसेज दे रहे हो, मतलब
समझ लो राकेश बैठा है, ब्रिजमोहन को कुछ बात बतानी है अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उन्होंने कुछ ऐसे मतलब कुछ वर्ड्स में बोला, तो राकेश को लग रहा है कि ग्रामेटिकली सही नहीं है, बट सामने मैसेज तो कन्वे हो गया ना। सेम कंसेप्ट है कि आपके सेम कंसेप्ट है कि आपके कोड एडिटर को लग रहा है कि ये कोड गलत है, बट अगर आपके ब्राउजर को नहीं लगता है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपके ब्राउजर को भी लग रहा है कि कोड गलत है तो गड़बड़ है। जैसे समझ लो आप कहीं पर रिएक्ट के अंदर ये लिखते हो ना, डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ एरर्स आनी शुरू हो जाती है कि डबल इक्वल्स टू मत, मतलब वार्निंग आनी शुरू हो जाती है कि डबल इक्वल्स टू मत लगाओ मत लगाओ, बट आपका यहाँ कोड काम कर रहा होता है। ठीक है ब्रिजमोहन। तो अब देखो, रिएक्ट को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने वो जो एग्जांपल दिया आपको, मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ कुछ 400 पिक्सल। ठीक है, ये आपको यूज करना आता है ना, मतलब ऐसे ब्रैकेट बना के कस्टम सीएसएस लिख सकते हो आप। फिर मैंने लगा दी शैडो एलजी। दिक्कत तो नहीं करेगा, लेकिन उसमें कुछ क्लासेस गड़बड़ कर सकती है अगर वो दोनों सेम हुई तो। ठीक है, ये हमने कुछ एक बेसिक एक हाइट वगैरह दे दी इसको, मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से 200 पिक्सल, थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप इसके अंदर समझ लो आइटम्स बना रहे हो डिव वाली क्लास के अंदर, तो आपने इधर से ऐसे लगा दिया कि बॉर्डर बॉर्डर बॉटम। ठीक है, सिर्फ नीचे बॉटम बॉर्डर लगानी है पैडिंग, और यहाँ पर आपने हेलो लिख दिया, ये आ रहा है। बॉर्डर डैश बी लिखना है बस, नीचे बॉर्डर आ रही है। अब आप 1 2 3 4 5 ऐसे लगाओगे। ठीक है, हाइट हटा देते हैं, सब एक जैसे बन गए। अब सब में कुछ ना कुछ चेंज करना है, तो क्या करोगे, वापस यहाँ पर आके आपने लिखा टेक्स्ट रेड, इधर को भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दे दिया आपने। अच्छा एक मिनट। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि आप जब भी इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो यूआई में, तो ये छह एक जैसे बने हुए तो छह के छह पे चेंज करना है। कस्टम सीएसएस में तो क्या होता है, आप एक क्लास बना देते हो, उस क्लास में चेंज करते हो, सब में अपने आप लग जाती है, बट यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप टेलविन सीएसएस को ऐसे नॉर्मली यूज कर रहे हो तो फिर आपको ऐसे बार बार चेंजेस के लिए भटकना पड़ेगा, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो टेलविन को यूज क्यों किया जाना चाहिए रिएक्ट के साथ में, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट्स बन सकते हैं। आपने लगा दिया आइटम नाम से, एक लगा दो इधर बस, और मजे करो, यहाँ आइटम कंपोनेंट को कॉल कर दो। समझ गए। अब कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हो। तो रिएक्ट के साथ ही एक्चुअली टैलेंट को यूज करने का सेंस है, क्योंकि कंपोनेंट बन जाता है, एक बार कंपोनेंट में चेंज किया ऊपर अपने आप चेंज हो गया। समझ गए। तो अभी आपने टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर ही लिया है, तो इसी को यूज करेंगे हम। ये हटा दो अब। क्या कह रहे हो, ग्लोबली इंस्टॉल्ड है ये? नहीं, वो तो हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ग्लोबली इंस्टॉल होने का मतलब ये होता है कि वो तो आपके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कैसे करेगी। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि जब आपने इसको यहाँ इंस्टॉल किया ना, तो इसकी क्लासेस बन रही है इधर। नहीं वैसे नहीं होती है, आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि ये टेलविन जो आपने लिखा है ना, ये पूरा टेलविन का कोड आया हुआ है, देखो जरा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल कंपोनेंट की। तो इनपुट आपने बना लिया इधर एक, इस इनपुट की जो वैल्यू है वो आपके पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट है। मतलब जैसे समझ लो कि मैं मूवी ऐप बनाऊंगा, तो मैं जैसे जैसे सर्च करूंगा वैसे वैसे चेंज होना चाहिए ना। तो इसको वेदर ऐप लिखा हुआ है, बट हम मूवी सर्च ऐप बना रहे हैं। ठीक है, भले ही लिखा हुआ वेदर ऐप, बाद में चेंज कर लेंगे। तो मूवी का नाम होगा और सेट नेम, यूज स्टेट, पहले से नाम खाली है, कुछ भी नहीं है।
तो इस स्टेट को अगर आप इस इनपुट की वैल्यू बनाते हो, ठीक है, ये जो इनपुट आपने बनाया ना, इसको भी थोड़ा सजाना पड़ेगा। अब अगर आपने क्या किया है, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, इस स्टेट से आ रही है। अब आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। देखना, इधर मैं मैक्स विड्थ लिख देता हूं ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए, अपने आप छोटा बड़ा होता जाए, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे तो एक एरर भी आ रही होगी, मतलब एक वार्निंग आ रही है, यू हैव प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर रीड ओनली फील्ड। मतलब कि अब ये जो फील्ड आई है वो क्या है, रीड ओनली। आप इसमें चेंज कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर नाम में मूवी का नाम लिख दिया, कौन सी पिक्चर आई थी अभी, ठीक है। तो अब आप इसको हटा के एनिमल की जगह काउ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक रीड ओनली कंपोनेंट है, ठीक है। रीड ओनली कंपोनेंट मतलब सॉरी, रीड ओनली इनपुट क्यों है ये, रीड ओनली इनपुट इसलिए है क्योंकि इसके पेरेंट का स्टेट इसके लिए कैसे काम कर रहा है, एज अ वैल्यू काम कर रहा है। तो अब अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप स्टेट को चेंज करो तो ये चेंज होगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं। आपको अगर इसमें चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो अब स्टेट को कैसे चेंज करना है, तो स्टेट को चेंज करने के लिए आपने ऑन चेंज इवेंट लगाया। ऑन चेंज इवेंट में आपने यहां से एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है। मैं इसके अंदर ही लाइन में ही बता रहा हूं, आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हैं इस चीज को। ऑन चेंज जब इवेंट चल रहा है मेरा, या चलो मतलब समझदार लोग ये कहते हैं कि अलग से बनाना चाहिए, तो अपन समझदार हैं, अलग से बना लेते हैं। कांस्टेंट मैं इसको बोलूंगा नेम चेंज हैंडलर, ठीक है। और यहां पर ऑन चेंज पे नेम चेंज हैंडलर को बुला दूंगा, ठीक है। नेम चेंज हैंडलर, इसमें जब नेम चेंज हैंडलर चलेगा तो मुझे इसमें इवेंट मिलेगा। मतलब इस इनपुट के लिए जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है वो मुझे किस में मिल जाएगा, इवेंट वाले वेरिएबल में मिल जाएगा। डन। अब मैं कंसोल लॉग करता हूं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस इवेंट मतलब इवेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप यहां से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो जिस पे ये इवेंट हो रहा है वो आपको मिल गया। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर जो बैक स्पेस कर रहा हूं ना, बैक स्पेस हो तो रहा है, मतलब एनिमल में से एल हट रहा है, लेकिन वहां पर वो रेंडर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उस इनपुट में लास्ट की वैल्यू हटा तो दे रहे हो, लेकिन अभी भी स्टेट में चेंज तो नहीं हुआ। तो अब ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को आपको किस में डाल देना है, स्टेट में। सेट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू गया उसमें। अब ये कंट्रोल कंपोनेंट के जैसे काम कर रहा है। बैकस्पेस किया आपने, लेकिन ये बैकस्पेस जो है वो काम कहां से कर रहा है, देखना। इसका स्टेट एम्प्टी है, आ गया स्टेट में नाम, बैकस्पेस किया, स्टेट में से हट भी गया। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, एक कंट्रोल कंपोनेंट बोला जाता है। कंट्रोल कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके इस इनपुट के मतलब इस पर्टिकुलर चीज को एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट के जैसे समझा जाएगा, क्योंकि इस इनपुट का जो इस इनपुट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, स्टेट पे डिपेंडेंट है, पेरेंट के स्टेट पे। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है कंट्रोल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल कंपोनेंट की जरूरत क्या होती है, तो कंट्रोल कंपोनेंट की जरूरत कुछ इस तरीके से है, जैसे समझ लो हम लोग अभी मूवी सर्च ऐप ही बना लेते हैं। तो एक चीज आप सोचो कि मूवी सर्च ऐप के अंदर आपको मूवी सर्च कब करवानी है, जब यूजर टाइप करता है। तो अब हम तो क्योंकि काम किस में कर रहे हैं, रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट में कोई भी काम करवाने का तरीका क्या है,
रिएक्ट में कुछ भी करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना पड़ेगा। रिएक्ट में कोई भी काम आपको करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टेट चेंज करना है। ठीक है, अब जब स्टेट चेंज होगा तब हम मूवी को सर्च करवाएंगे। तो स्टेट चेंज कब होगा, तो हमने बोला कि जब जब इसमें कोई यूजर कुछ लिखेगा तब तब हम स्टेट भी चेंज करेंगे, इसलिए इसको क्या बनाया हमने, कंट्रोल कंपोनेंट बनाया है। यहां तक समझ में आया। अब इसको नेक्स्ट एक स्टेप लेके जाते हैं और यहीं पे मैं बना लेता हूं एक कांस्टेंट बॉक्स। जैसे अपन ने शैडो लगा दी, पैडिंग लगा दी, यानी शैडो इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये एक समझ लो आपने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स को हमने पैडिंग दी है। अब देखना, आपने अगर टेलविन सीएसएस को पहले यूज किया है तो कभी भी कोड पे माउस ओवर करने पे ऐसे नहीं दिखाएगा आपको कि इस क्लास का मतलब क्या है, बट रिएक्ट में दिखाता है, क्योंकि रिएक्ट में आपने टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल किया हुआ, वहां पर आप सीडीएन लगाते थे, सीडीएन ब्राउजर के ऊपर चलती है। बट यहाँ पर ये आपके आपका जो कोड एडिटर है वो इसको सेंस कर पा रहा है। कोड एडिटर यहाँ से जाके टेलविन वाले फोल्डर में जाके वो पूरी क्लासेस पढ़ सकता है। इधर नीचे टेलविन का एक फोल्डर बना होगा ना अभी, क्योंकि आपने एनपीएम आई टेलविन किया था। पता नहीं कहीं होगा तो सही, ये रहा देखो। तो आपका कोड एडिटर उस फोल्डर तक जाके आ सकता है, इसलिए इस पे होवर करने पे ये आपको बताएगा कि किस तरीके की क्लास लगने वाली है। क्या लगेगी, पैडिंग 8 पिक्सल। इस पे कौन सी क्लास लगेगी, हाइट 10 पिक्सल। यहाँ ये जब शैडो जब लगाओगे तो क्या लगने वाली है, तो 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, 0 पिक्सल, आरजीबी है, यानी ब्लैक कलर की एक शैडो लगने वाली है। सब कुछ बता रहा है ये। जैसे मैंने इधर लिखा टेक्स्ट रेड 700, तो इस पे कौन सा कलर लगने वाला है, तो आरजीबीए से 185 टू 28 इस तरीके से कलर लगने वाला है। क्या हुआ, सजेशन भी देता है ना। आप टेक्स्ट लिखो, ये आ रही है सारी क्लासेस। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स कंपोनेंट है। इस बॉक्स कंपोनेंट को मैं एक बार यहां कॉल कर देता हूं और इसको ना बॉर्डर दे देते हैं, बेटर रहेगा। हाइट तो दे ही रखी है अपन ने, ये पूरा इतना बड़ा आ रहा है, हाइट इसको अंदर दे दो। ठीक है, ये एक बॉक्स आया। ऐसे आपको मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए इधर, जो कि इस तरीके से आएंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, अभी आप ग्रिड पढ़ा है आप लोगों ने उसमें, टेलविन के टाइम पे टेलविन में आपने ग्रिड को यूज किया होगा ना। यहाँ पर हमने एक ग्रिड बना ली, फिर हमने लगा दिया ग्रिड कॉल्स। जैसे 4 के कॉलम बनाने हैं मुझे, तो ये 1 2 3 4 कॉलम्स बन गए। अब और आप बनाते जाओगे तो वो नीचे आते रहेंगे। ठीक है, यही होता है। तो अब मैं इधर सर्च करूंगा और उसके हिसाब से मूवी सर्च होके नीचे आनी चाहिए। तो मूवी सर्च ऐप की एपीआई लेके आते हैं कहीं से। कहीं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। ये है नॉर्मल यूआरएल और ये है सर्च यूआरएल। नॉर्मल यूआरएल मतलब कि आप जब ऐसे नॉर्मली हिट करोगे तो ये चलने वाली है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं। आप एक इफेक्ट लगाओगे, यूज इफेक्ट, और आप बोलोगे कि जब जब नेम चेंज होगा, ठीक है, यूज इफेक्ट में आपने क्या बोला कि इसकी डिपेंडेंसी पे ये कोड चलाना है। तो जब भी नेम चेंज होगा
इफ नेम डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर नेम की लेंथ 0 है तो जो नॉर्मल वाली एपीआई है वो चला दो, और नेम की लेंथ 0 नहीं है तो जो सर्च एपीआई है वो चला दो। कहाँ है सर्च एपीआई? ये रही सर्च एपीआई। ठीक है, समझ गए? क्या बोला देखो अपन ने यहां पे कि अगर लेंथ 0 है, पहली बार पेज रिफ्रेश हुआ है, अभी यूजर ने कोई डेटा नहीं डाला हुआ, तो टॉप 20 मूवीज दिखा दो मुझे। और नहीं तो क्या करना है, नहीं तो हम लोगों को ये सर्च जो करेगा यूजर वो दिखानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लिखना है लेट एपीआई इक्वल्स टू कुछ भी नहीं। ठीक है, एपीआई इक्वल्स टू खाली, और यहां पर आपने कर दिया एपीआई इक्वल्स टू या तो ये, ठीक है, या फिर एपीआई इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, एक वो देखा ना अभी, पहले ये वाला एक्सरसाइज मारे। ठीक है, तो यहां पर आपकी एपीआई है जो क्या करती है, टॉप 20 मूवीज लेके आएगी अपने आप। कब? जब आपकी लेंथ 0 हो, मतलब आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। जैसे अभी मैंने इधर एम्प्टी रखा हुआ है ना, तो अभी तो नाम में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होगा तो एपीआई 20 टॉप लेके आएगी, और जब आप सर्च करोगे तो उस सर्च के हिसाब से लेके आएगी। डन। अब आप यहां पर एपीआई फेच करोगे, एपीआई फेच करने के लिए क्या करोगे, देखो एक्सियोस, एक्सियोस मैंने यूज करके दिखा दिया आपको पहले। नाम भी पहली बार सुना और आप लोग यस सर बोल रहे हो। देखो, नहीं नहीं, हो सकता है किसी एक दो ने मतलब देख लिया हो कहीं पे, पढ़ाया था एक्सियोस। हाँ, संदीप सर ने बताया होगा, हाँ। ठीक है, आप थे नहीं ना क्लास में इसलिए। तो देखो, आप दो चीजों को यूज कर सकते हो, या तो आप फैच को यूज कर सकते हो। फैच को जब यूज करोगे तो क्या होगा कि आपको पहले एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट एक्सियोस से आपको सीधा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन एक्सियोस में आपको प्रॉमिस हैंडल करनी पड़ेगी। तो एक्सियोस बाद में करेंगे, छोड़ो। अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं अलग से आपको समझाऊंगा अच्छे से। पहले इस फंक्शन को असिंक बना देता है। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि रिस्पॉन्स आने वाला है, अवेट फैच, और यहाँ पर आप बोलोगे कि डेटा आने वाला है, तो अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन दे दो। ये जो डेटा आपके पास आया है, इस डेटा को ऊपर आप यहाँ पर कांस्टेंट मूवीज नाम से एक स्टेट बनाओगे, जो कि शुरुआत से एक एम्प्टी एरे होगा। जो भी डेटा आपके पास आया है उसको उठा के सीधा आप किस में डाल दोगे, सेट मूवीज के अंदर। मतलब आपने स्टेट में डाल दिया, स्टेट में डालते ही ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। कंपोनेंट री रेंडर होगा तो आप यहां पर बोल दोगे कि डेटा डॉट सॉरी मूवीज डॉट मैप, एक एक मूवी मेरे पास आएगी और उसका इंडेक्स भी आएगा। जैसे समझ लो 10 20 30 40 50 मूवीज जितनी भी आ रही है, वो मूवी आएगी मेरे पास और उसका इंडेक्स आएगा, और यहां से मैं बॉक्स कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा। कितनी बार कौन कॉल करेगा? ठीक है, ये डेटा आपके पास आएगा और आप क्या करोगे, बॉक्स कंपोनेंट को कॉल करोगे। फिर आप बॉक्स कंपोनेंट को बोलोगे कि जाते हुए की ले जाओ, और इस मूवी का बहुत सारा डेटा है जो अंदर लेके जाना है। तो आप यहां पर बोल दोगे कि साथ में क्या लेके जाओ, उस मूवी का डेटा भी लेके जाओ। तो की कंपोनेंट में आपको क्या हो गया, सॉरी, आपने की में इंडेक्स दे दिया, और आपने ये सारा डेटा भी साथ में अंदर ले जाने के लिए दे दिया। डन। अब यहां पर ये डेटा आपके पास आने वाला है, तो प्रॉप्स, अगर आप प्रॉप्स लिखोगे तो आपको हर जगह प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट टाइटल ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में टाइटल आएगा। तो ये ना इतना बड़ा ना करके आप यहां पर प्रॉप डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, यानी इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। मतलब आप यहां से हटा दो और आप यहां करली ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि वहां से तो ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। तो आप सीधा उस ऑब्जेक्ट को ही यहां उठा लो, प्रॉप मत उठाओ। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया और सीधा उस ऑब्जेक्ट को ही यहां पर उठा लिया आपने। ठीक है, समझ गए?
अर्जुन, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन कब करना है? जब आप यहां से ये जो भेज रहे हो ना, इसको एज इट इज आपको यहां पर उठाना है, मतलब प्रॉप्स डॉट करके नहीं उठाना है अब आपको। अब आप सीधा क्या लिख सकते हो, डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, तो चलो एक बार पहले देखें तो सही कंसोल लॉग करके कि आ क्या रहा है। कंसोल लॉग मूवीज, बहुत बढ़िया से कोई एरर आ गई है। डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, fetch data if you wrote in हाँ, एक कहाँ पे? नहीं नहीं रुको, ये क्या है ना, ये काम आप इधर नहीं कर सकते हो, मतलब ये काम एक पाप है इधर, इधर से हटा दो। एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, fetch मूवीज नाम से, और वो जो फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन को आपको कॉल करवाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन मतलब वो जो मैंने सारा कोड यहाँ लिखा था ना, उसको मैं ले गया इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन को मैं कॉल करवाऊंगा यूज इफेक्ट की हेल्प से। जब जब नाम चेंज होगा मैं यूज इफेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और ये फंक्शन आगे दूसरे काम करेगा। ठीक है, अब मैप मूवीज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, मूवीज एक एम्प्टी एरे है, और इधर से मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो एरर आई है, तो सेट मूवीज को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं और एरर चेक करते हैं। कंसोल लॉग डेटा, देखें क्या डेटा आ रहा है। ये डेटा आ रहा है, डेटा में रिजल्ट्स जो है ना, वो आपके काम की चीज है। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, पूरा डेटा डाल रहे थे, तो अब आप पूरा डेटा नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, डेटा डॉट रिजल्ट्स डालोगे। तो वो मूवी वाली जो एरर आ रही थी ना अभी, ये 20 मूवीज आई है देख लो, और 20 मूवीज के लिए 20 डब्बे भी बन गए, चार चार की 5 रोज बन गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ये डेटा तो अंदर पहुंचा ही रहे हो आप, तो इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं टेलविन की हेल्प से पूरा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक डिव बना लो, या सॉरी एक इमेज टैग लगाओ, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड, बैकटिक, ये इमेज की एपीआई है ना इधर, ये एपीआई है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और पोस्टर डॉट रिजल्ट इमेज एपीआई यूआरएल, इसके पीछे ये लगाना है। ठीक है, स्लैश क्यों नहीं आया, इमेज पाथ इसके अंदर पोस्टर डॉट, अच्छा स्लैश वहां पहले से आ रहा है शायद डेटा में, यहाँ पर आ रहा है ना स्लैश। ठीक है, तो बस आपको तो कॉन्कैटिनेट ही करना है। तो आप इसके साथ में क्या करोगे, डॉलर करली ब्रैकेट और डेटा डॉट पोस्टर पाथ, ये आ रहे हैं पोस्टर्स। ठीक है, रिएक्ट में इतने ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं कि ऐसे सच में हमेशा दिखते हैं। इसकी हाइट की रेस्ट्रिक्शन हटा दो, क्या वो, नहीं ये नई मूवीज है कोई, चलेगी नहीं यहाँ से, ये तो मूवीज अच्छी अच्छी आई है, नाम देखना पड़ेंगे इनके। ठीक है, तो ये आपके सारे मूवीज के पोस्टर्स आ गए। अब यहाँ पर एक डिव बना देते हैं, और इसमें हम क्लास लगा देते हैं डब्ल्यू फुल और एच फुल। डब्ल्यू फुल और एच फुल मतलब विथ 100%, हाइट 100%, इसको दे दो आप एब्सोल्यूट, इसको दे दो रिलेटिव, क्या वो, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर टॉप से 0, और लेफ्ट से हम इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे 100%, मतलब उधर भेज देंगे बाहर। ठीक है, और क्या दोगे इसको, बैकग्राउंड,
ये पता नहीं काम करेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। कर रहा है, बधाई हो। ठीक है, तो इस तरफ ये आ गया। अब होवर पे आपको इसको अंदर लेके आना है, तो सबसे पहले इसके पेरेंट को बोल दो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ दिखना नहीं है। फिर आपको इसके होवर पे इसको अंदर बुलाना है, तो एक तो इसको दे दो ड्यूरेशन, और 200 मतलब 200 मिली सेकेंड्स का ड्यूरेशन आपने इसको दे दिया, 200 या 300 400 कुछ मिली सेकेंड्स का ड्यूरेशन आपने इसको दे दिया। और आप अपने हिसाब से भी देना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो 1s। ठीक है, अब होवर किस पे करना है, पेरेंट पे, और चेंज किसको होना है, इस नीचे वाले को चेंज होना है। ठीक है, तो हाँ ग्रुप लगेगा, इसलिए नितेश मैं आपको क्लास में अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी मिस्टेक सुधार देते हो। ये तो मैं बोल देता कि कितनी बार रिपीट करोगे, मजाक करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब ग्रुप पे होवर होगा तो क्या लिखेंगे इसके आगे, कहाँ से लाना है इसको अपन को, सॉरी ग्रुप डैश होवर। तो एक पेरेंट में ग्रुप नाम की क्लास लग गई, इसने पीछे सीएसएस बना दी कि इस पे इसने ग्रुप नाम की क्लास लगा दी, और ये क्या लिख दिया कि ग्रुप पे जब होवर होगा तो ग्रुप होवर नाम की जो क्लास है उसके अंदर लेफ्ट से 0 लगा दो, तो अपने आप क्लासेस बन गई। यहाँ पे क्या क्लास बनी देखना, इस पे ग्रुप नाम की क्लास लग गई अपने आप, इसके अंदर एक ग्रुप होवर नाम की क्लास लग गई नीचे वाले के अंदर। ठीक है, और यहां पर आपने बोल दिया लेफ्ट से 0, तो अब जब आप इस पे माउस ओवर करोगे तो ये आ रहा है इधर से, और थोड़ा सा फास्ट भगा के लाना है तो थोड़ा स्पीड से उसको 100 ही दे देते हैं, ज्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जैसे डेटा वेटा डालना चाहते हो जो भी डाल सकते हो। एक चीज सबसे बुरी जो टेलविन के अंदर है वो है कि H1 H2 H3 कोई कुछ किसी का कोई मतलब नहीं है। आप H1 भी लिखोगे तो भी वो वैसे दिखेगा जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, इसलिए डिव बना लो, H1 का फायदा ही नहीं है कुछ। टेक्स्ट 50 पिक्सल, एक पेज पे एक बार कर सकते हो, वेबसाइट पे तो हर पेज पे कर सकते हो, एक पेज पे एक बार ही होता है। H1 का मतलब है कि मेन हेडिंग है आपके पेज की। ठीक है, ये आ गया, और इसके पेरेंट को फ्लेक्स बोल के जस्टिफाई सेंटर ये वाली क्लास लगा दो, और आइटम सेंटर यानी अलाइन आइटम सेंटर वाली क्लास लगा दो। ये आया क्यों नहीं बीच में, कहाँ लगा हुआ टेक्स्ट सेंटर, नहीं नहीं टेक्स्ट सेंटर अपन क्यों लगाएंगे, मैंने इसको फ्लेक्स बनाया, जस्टिफाई सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो इसको तो बीच में आ ही जाना चाहिए ना अपने आप। आइटम्स ही तो लिखा है, अलाइन आइटम सेंटर वाली क्लास लग गई। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इसकी विड्थ है, मतलब प्रॉब्लम इसकी जो साइज है ना वो बड़ी है, इसलिए ये आ तो बीच में रहा है। हाँ, अभी इसको और बीच में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, डन। हाँ काम कर सकता है। अब क्या करना है इसमें, हाँ ठीक है, क्योंकि आपने एपीआई ले रखी है ना, वो एपीआई आपके जो भी आप सर्च करते हो उसका डेटा ला कर देती है, अगर वो उसके डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो, एनिमल भी एग्जिस्ट करती होगी, ये रही ना। अभी जो अपन एपीआई यूज कर रहे हैं ना
वो एपीआई यूज कर रहे हैं द मूवी डीबी की। जैसे आईएमडीबी है ना, वैसे द मूवी डीबी करके एक फेमस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मूवी शोज वगैरह देखने मिल जाते हैं, और यहाँ इसकी भी रेटिंग होती है। जैसे आईएमडीबी की रेटिंग होती है ना हर एक मूवी की, वैसे यहाँ पर भी रेटिंग्स है। तो ये उस चीज की एक फ्री एपीआई है जहाँ से आप रीड कर सकते हो, और यहाँ कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है, बाकी और क्या है इसमें? रेटिंग्स वगैरह भी आती है ना इसमें? रेटिंग कैसे आती है? ये वोट काउंट, एक ही जन ने 4 वोट किया है। एवरेज वोट 5, बट कितने में से आ रही है ये 7 पॉइंट आ रही है ना। तो अब तो आप लोग समझदार हो ही अपने आप, कैसे इसको कुछ भी, मतलब डेटा ही तो दिखाना है बस। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्यों काम कर रहा है पता चल रहा है? जब जब आपको यूजर के सर्च करने पे कुछ ना कुछ दिखाना है, इसको भी लिख देते हैं। हाँ, फ्लेक्स लगा हुआ है तो फ्लेक्स रो, ठीक है। बट हमें यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम करना है। बस, अब आप जब भी यहाँ पर सर्च करोगे, तो अगर इस नाम से मूवी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है पवन, कोई मूवी सर्च करनी है? फिर जैसे फेवरेट मूवी है कोई, बागवान। क्या हुआ? समझ में आ गया कंट्रोल कंपोनेंट क्यों बनता है? कंट्रोल कंपोनेंट इसलिए बनता है ताकि जब भी स्टेट में इनपुट की वजह से चेंज हो, तब कुछ और काम करवाया जा सके। तो जब जब इस इनपुट में चेंज होगा, तब तब आप किसको चेंज करोगे? स्टेट को चेंज करोगे। और जब स्टेट चेंज होगा तो आपकी एपीआई कॉल हो रही है, मतलब ये फंक्शनल कॉल हो रहा है, और इस फंक्शन की हेल्प से एपीआई कॉल होगी। इसी वाले में पेजिनेशन तो बहुत सिंपल सा है। ये पेज 1 पेज 2 जा रहा है ना, आप यहाँ पर नीचे एक वो बटन लगा सकते हो, नेक्स्ट 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 जाने के लिए। अगर आप इसके पेज 2 पे आता है क्या कुछ? जैसे ये नई मूवीज आ रही है ना, पेज 3 पे बता रखी है आपको। चलो वापस से बता देता हूँ। देखो अभी आप शुरुआत में पेज 1 पे हो, मतलब यू स्टेट, और ये टोटल पेजेस भी बताता होगा ना साथ में। इसकी एपीआई में कहीं लिखा हुआ आता होगा। जैसे ये तो हमने टोट सीधा डेटा निकाल दिया। नेटवर्क में जाके एपीआई का रिस्पॉन्स लेके आ सकते हो आप सीधा। जब आपने डी सर्च किया तो प्रीव्यू में वहां से क्या क्या आया? टोटल पेजेस 500, टोटल रिजल्ट्स 1000, और पेज 1 पे आप हो, तो टोटल 500 पेजेस हैं इसके अंदर। एक काम करते हैं, आप पेज 1 पे हो, और अपन टोटल 10 पेजेस के लिए एक पेज निशन बना देते हैं फिक्स। कितने पेज के लिए था? 500 पेज तक के लिए पूरा नेक्स्ट 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 वैसे था क्या? और ये ऐसे कंट्रोल कंपोनेंट से ही बताया था? ठीक है। देखो टेलविन सीएसएस से ना बना बना आपको पेजिनेशन भी मिल जाएगा। टेलविन सीएसएस पेजिनेशन ये सर्च करोगे आप, तो एक वेबसाइट है फ्लो बाइट नाम से। इस वेबसाइट पे आपको टेलविन सीएसएस का बना बनाया हर तरीके का कोड ऑलमोस्ट अवेलेबल है। बट इस पे जो कोड है ना, वो कोड लिखा हुआ है HTML के अंदर, और आप जो यूज कर रहे हो वो JSX है। तो यहाँ से कॉपी कर लो इसको, गूगल पे जाओ और लिखो HTML टू JSX कन्वर्टर।
तो आपको एक टूल मिल जाएगा, आप यहाँ से HTML को कोड डालोगे, वहां से JSX का कोड निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो यहाँ पर, क्या हुआ। आप लोग राहुल गांधी के फैन लगते हो मुझे सारे। ऐसे मत बोलो, उनको देश चलाने के लिए दे दिया गया कभी, तो फिर क्या करोगे आप। अरे दोनों आ गए पेजेंट्स। क्या लगता है टेक्स्ट सेंटर से सब बीच में आ जाएगा। आ गया। अब एक काम करते हैं, पेजिनेशन को ऊपर ही रख लेते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नीचे आने की। ठीक है, और फिक्स है कि 10 पेज ही रख रहे हैं अपन अभी। तो ये एक ही LI रखता हूँ, बाकी सब उड़ा देता हूँ। इन सबको बाय बाय कर दो, ये आपकी एक LI है सिर्फ। अच्छा सॉरी, मैंने वो बीच वाली उड़ा दी। ये प्रीवियस वाली ऐसे कैसे पड़ी रहने दो, और नीचे एक नेक्स्ट वाली है, ये दो LIs रहने दो, और ये बीच वाली सारी हटा दो, सिर्फ एक रखेंगे। और ये एक दिख रहा है, ऐसे अपन को 10 दिखाने हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे कांस्टेंट, और नंबर्स, एक नंबर्स का एरे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, और पेज 1 पे मैं अभी हूँ, पेज से पेज मैच करते हुए आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, बस इसलिए बना रहे हैं अपन इसको। नंबर्स डॉट मैप कर दोगे। ठीक है, मैप इसको रिटर्न करेगा, एक एक नंबर आएगा आपके पास। नंबर कोई एज अ की यूज कर लो, वो भी तो यूनिक ही है वैसे भी। की कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। और नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 6 10 तक आ गए सारे। अभी आप करंटली पेज नंबर 1 पे हो, वो कैसे मैच होगा, तो पेज और नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर एक कोड लिखोगे, बैकटिक, सॉरी JS का कोड, बैकटिक, फिर बैकटिक और JS का कोड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप एक कोड लिखो कि अगर नंबर जो अभी चल रहा है और पेज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप बोलोगे BG ब्लू 400, वरना कुछ नहीं। ठीक है, और टेक्स्ट सफेद। टेक्स्ट वाइट क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आगे ये लगा हुआ है। देखो, अगर आपने जैसे ये लगा दिया, और टेलविन में अगर आपको इंपॉर्टेंट लगाना है तो इसके आगे नॉट लगा दो बस एक। तो अब ये इंपॉर्टेंट लग गया इसके। ठीक है, कोई क्लास है जैसे ऑलरेडी यहाँ लगी हुई है टेक्स्ट ग्रे, तो टेक्स्ट ग्रे को ओवरराइट कैसे करोगे इससे, तो उसके लिए आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट लगाने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन आगे लगा दिया बस। अब नेक्स्ट पे क्लिक होगा, या इनमें से किसी पे भी क्लिक होगा, तो इनमें से किसी पे भी क्लिक होगा, तो आपको क्या करना है, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल सेट पेज नंबर, एक पे हो, दो पे हो, तीन पे हो, जिस किसी भी पेज पे होगे उसकी वो LI चल रही है अभी, तो फिफ्थ पेज की LI है, तो आपने सेट पेज क्या कर दिया, 5।
ओके, हाँ वो अभी करेंगे अपन। यूआई चेंज हो गई बस, ओवर पे इसका कलर चेंज हो रहा है क्या? ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग समझदार हो, नेक्स्ट प्रीवियस में क्या होगा? तो नेक्स्ट पे जब क्लिक होगा, ऑन क्लिक प्रीवियस हैंडलर, ठीक है, प्रीवियस हैंडलर मतलब पीछे लेके जाने वाला। इफ पेज इक्वल टू 1, अगर आप ऑलरेडी पहले वाले पेज पे हो तो इससे प्रीवियस कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। तो पेज नॉट इक्वल टू 1 मतलब अगर आप 1 पे नहीं हो तो प्रीवियस वाला कोड चलना है। समझ गए? सपोज समझ लो आप 1 पे ही हो तो इससे प्रीवियस क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो कोई कोड नहीं चलाना आपको। अगर पेज 1 नहीं है तो मैं क्या करूंगा? सेट पेज, पेज माइनस 1, सही है। नेक्स्ट कैसे काम करेगा? नेक्स्ट भी ऐसे ही काम करेगा। नेक्स्ट हैंडलर, इसके अंदर कितना डेटा है टोटल? नंबर्स डॉट लेंथ कितने हैं? 10 है ना। तो आप यहां पर बोल दोगे नंबर्स डॉट लेंथ, जब तक पेज के इक्वल नहीं है, मतलब नंबर्स डॉट लेंथ या नंबर्स की लेंथ है 10 और पेज कितना है 10, जब तक 10 और 10 इक्वल ना हो तब तक पेज प्लस 1 करवाते जाओ। जब 10 और 10 इक्वल हो जाए तो आगे नहीं बढ़ना है। समझ गए? ये प्रीवियस हैंडलर हो गया, और यहां पर आपने लिख दिया ऑन क्लिक नेक्स्ट हैंडलर। कहा हुआ इसको? क्या कह रहे हो? 7 नहीं है ना इसमें, तभी मैं सोचू कम कैसे लग रहा है। ठीक है, अब इससे आगे आप कितना भी जोर से दबा लो कुछ नहीं होने वाला है, और प्रीवियस जाते हुए कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना है। जब पेज चेंज होता है तब आप एपीआई को भी चेंज करोगे, बट इस एपीआई का वो, अच्छा इसमें तो फिक्स है। कहाँ पे? अच्छा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट इसमें समझ लो पेजेस अगर हुए ही नहीं तो वो एक कंडीशन होगी। जैसे समझ लो आपने कोई मूवी लिखी और उस नाम से एक ही मूवी है और आप पेज नंबर 3 पे थे, तो ये 3 कैसे खोल के देगा? और वैसे ये 1, ये आप लोगों को पता है कि आप ऐसे अंदाजे से बोल रहे हो कि ये 1 कैसे? ये तो एक वो हो गई ना, ये तो पूरी एपीआई की है। तो ये B1 B2 B3 ऐसा थोड़ी चलेगा, ये तो एपीआई की है। इसको यहाँ तो है ये पेज इक्वल्स टू, ये तो पड़ा है। आप लोग कुछ भी यार मेरे को भी बेवकूफ बना रहे हो। हाँ वो हो सकता है कि आप यहाँ पर पेज भेज सकते हो अलग से, क्योंकि ये तो एपीआई की है ना। ये चेंज हो जाएगी तो फिर आपका वो सर्वर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे देखो, जब आपका मूवी का नाम चेंज हो या पेज चेंज हो, ठीक है, आपने दोनों चीजों पे लगा दिया, नाम चेंज हो या पेज चेंज हो, ये कोड चलाना है। और इस कोड को चलाते हुए यहां पर हमने इस पेज को डायनेमिक कर दिया, स्टेट से लाके डाल दिया। तो फैच मूवीज वाला फंक्शन दो केस में चलेगा, नाम चेंज होने पर भी चलेगा और पेज चेंज होने पर भी चलेगा। ठीक है, और कुछ देर के लिए अगर आप ऐसे थोड़ा सा उसको सिनेमैटिक दिखाना चाहते हो तो आप यहां पर एक छोटा सा काम कर सकते हो। पहले से लोडर फॉल्स है, ठीक है, या लोडर को, लोडर की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, अपन ऐसे ही करवा देंगे इसको। इस पूरे के आसपास में यहां पर यही मूवी दिखा रहा है ना, इनपुट भी यही है, ये दिखा रहा है मूवी। तो यहां पर एक कोड लगेगा कि अगर मूवीज डॉट लेंथ 0 है, ठीक है, तो एक डिव के अंदर
लोडिंग लिखा हुआ आ जाए। बाकी लोडर आप अपने हिसाब से बना लेना जैसा आपको पसंद है। और इसके अंदर टेलमिन में कुछ बने बनाए एनिमेशंस भी होते हैं, अभी वो देख लेंगे अपन। मूवीज डॉट लेंथ जब तक क्या है जीरो है तब तक तो ये दिखाओ, और जब मूवीज डॉट लेंथ जीरो नहीं है तब इन सबको लेके आओ। तो क्या बोला आपने, मूवीज डॉट लेंथ, यानी जब तक आपकी मूवी नहीं आई है तब तक उसकी लेंथ कितनी है, जीरो। तब आप क्या दिखाओगे, लोडिंग, और उसके बाद में ये दिखा दोगे। अब इससे लिए आपको वापस ऊपर चलना पड़ेगा, और हर बार जब भी आप सर्च करते हो आप सेट मूवीज को वापस एक एम्प्टी एरे बनाओगे। सर्च करने से पहले आपने क्या किया, सेट मूवीज खाली कर दी और उसके बाद में मूवीज में वापस डेटा डाल दिया। तो जब आपकी मूवीज खाली हो गई है तो उस केस में ये वाला कोड वापस से चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड स्लो कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आराम से बैठ के देखो। 4 बजे क्लास है क्या नेक्स्ट? ऊपर चलेगा तो। आपने कल लिखा था ना सर, समय का पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट पे जाते हैं एक बार। ये लिखा हुआ आ रहा है लोडिंग, क्योंकि आपका एरे खाली है। जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तो एरे भरेगा और फिर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरनेट स्लो है तो ये ऐसे धीरे धीरे लोड होंगे, क्योंकि इंटरनेट स्लो है तो ये रिसोर्सेस भी तो सर्वर से ही लोड हो रहा है। अब टेलविन के अंदर क्या होता है, कुछ बने बनाए एनिमेशंस भी होते हैं। टेलविन सीएसएस एनिमेशंस, इसमें आप जैसे ये पल्स वाला एनिमेशन लगाओगे ना, अगर आपने लिख दिया एनिमेट डैश पल्स, तो यहाँ पर ऐसे ये धड़केगा जब तक आपके नेक्स्ट पेज आ जाएगा तब तक। अब अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा अभी। इतना बड़ा टेलीफोन लेके कैसे आया हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर सिमिलरली ऐसे सर्च करेगा और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लोडिंग दिखाता रहेगा। ठीक है, बस ये हो गया। ऐसे टेलविन के बने हुए स्पिनर्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब लोडर सर्च करोगे ना, तो जैसे ये स्केलेटन लोडर आ रहा है ना, वैसे स्केलेटन लोडर भी मिल जाएगा। तो आप चाहो तो ये जो बॉक्स है आपका, ऐसे एक लोडर बना के यहाँ पर 2-3 डब्बे भी दिखा सकते हो। जैसे मैं लोडिंग दिखा रहा हूँ ना, लोडिंग की जगह वो ऐसे ये वाले स्केलेटन लोडर दिख जाएंगे ये। ठीक है, चलो, तो ये कल बना के लेके आना। और राहुल स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दे रहे हो? अच्छा जा रहे हो, मुझे लगा इतना जोरदार